नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मुंबई के लोअर परेल इलाके की 4 मंजिला इमारत में आग लगने से 15 लोगों की मौत, कई झुलसे। हादसे की वजहों का पता नहीं। रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। राष्ट्रहित के मुद्दों पर उपराष्ट्रपति की सभी सांसदों से एकजुटता की अपील। कुलभूषण जाधव के मसले पर दोनों सदनों की एक राय का दिया हवाला। 2018 के लोकसभा कैलेंडर जारी होने के मौके पर स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत कई सांसद हुए शामिल। एक साथ 3 तलाक को अपराध बनाने वाला ऐतिहासिक विधेयक लोकसभा से बिना संशोधन के पारित। कानून मंत्री ने कहा, महिलाओं को खौफ से मिलेगी मुक्ति। राजनीतिक फायदे के आरोप खारिज। राज्यसभा से दिल्ली विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन मंजूर। अतिक्रमण और अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ 3 साल तक कार्रवाई से मिलेगी सुरक्षा। लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है बिल। और लोकसभा की 3 और विधानसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान। 29 जनवरी को होगा मतदान। दिल्ली से राज्यसभा की 3 और सिक्किम से 1 सीट के लिए अधिसूचना आज। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुंबई में हुए बड़े हादसे की खबर के साथ। मुंबई के लोअर परेल इलाके में कल रात एक इमारत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आग कल देर रात 12:30 बजे के करीब एक रेस्टोरेंट में लगी। इमारत में जिस वक्त आग लगी तब वहां कई लोग मौजूद थे। पुलिस ने रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुंबई के लोअर परेल इलाके में गुरुवार देर रात भीषण आग लगने से कई जानें चली गईं। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए। घायलों को नजदीक के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें से कई की हालत नाजुक बनी हुई है। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं हैं। We are yet not sure about the damage. 15 people are declared dead in KM Hospital, and further procedures are on. Superficial burns, and they have been taken care of. And we are in communication with the disaster cell, which have said the fire has come under control. But they are still exploring whether there are any other bodies or any other patients which are there. They will be brought here. आग कमला मिल्स कंपाउंड में एक इमारत के 3रे माले पर लगी, जो इतनी तेजी से फैली कि कई लोग अंदर ही फंस गए। घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंची और लोगों को बचाकर KEM अस्पताल पहुंचाया। ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए दमकल कर्मियों को लोहे की सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा। आग पर काबू पा लिया गया है। लापरवाही किसने परमिशन दिया इसको? हेल्थ लाइसेंस किसने दिया? बिल्डिंग एंड फैक्ट्री का लाइसेंस किसने दिया? इस सब का इंक्वायरी होना चाहिए ना। कंसर्न अथॉरिटी है, लापरवाही उनका है। ये सबको कानूनी परमिशन दिया गया था, किसने दिया? लेकिन आजकल जो दुर्घटना हुआ एकदम, इसके फ्यूचर में भी काफ़ी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी ये सब में परमिशन देने के टाइम में। सेनापति बापट मार्ग पर मौजूद इस 4 मंजिला इमारत में कई होटल और दफ्तर मौजूद हैं। हादसे की वजह से हुए नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रहित के मुद्दों के साथ ही सामाजिक सद्भाव और शांति के लिए एकजुटता पर जोर दिया है। लोकसभा का 2018 का जारी करने के लिए संसद भवन में आयोजित समारोह में उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने लोकसभा सचिवालय का 2018 का कैलेंडर जारी किया। संसद के शिलालेखों की विशेष थीम पर आधारित कैलेंडर की सराहना करते हुए शिलालेखों के उत्कृष्ट संदेश को उन्होंने देश की दार्शनिक परंपराओं का हिस्सा बताया। उन्होंने राष्ट्रहित के मुद्दों पर सभी सांसदों की एकजुटता पर जोर दिया। Let our hopes and aspirations be the same, and let our hearts beat in unison, so that we may live in harmony and happiness. The profundity of this thought
and the inspiration to parliamentarians to be united in spirit. I saw that unity today, both in Lok Sabha as well as Rajya Sabha, with regard to the Mr. Kulbhushan Jadhav's treatment given to his family by the other country. The entire House spoke with one voice. That is the way we should deal with the national issues of public interest. Other political issues, of course, we have to debate, we have to discuss, we have to decide, and then we have to deliver. Sometimes we may differ also, nothing wrong. That is the beauty of democracy. इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि कैलेंडर की थीम संसद भवन के गुंबद, मेहराब और कक्षों पर उल्लेख किए गए वृत्त लेखों पर आधारित है। इन प्रश्नों के उत्तर जो वहाँ पे प्रमुख स्थानों पर जो श्लोक है, वो श्लोक कहीं बाइबल से भी है, कहीं इससे भी है, कुरान से भी है, या हमारे जो वेद है उनमें से भी कई श्लोक है। अलग अलग प्रकार के श्लोक आपने देखे होंगे कि पार्लियामेंट में अलग अलग स्थानों पर लिखे हैं, और जिसमें एक प्रकार से जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए ये भी कहीं बताते हैं। इस मौके पर कैलेंडर पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। लोकसभा कैलेंडर की शुरुआत 1999 में की गई थी। कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन, संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार के अलावा कई सांसद भी मौजूद थे। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुलभूषण जाधव के परिवार के साथ पाकिस्तान में बदसलूकी को अमानवीय मानवाधिकार का उल्लंघन करार दिया है। विदेश मंत्री के बयान के बाद एक सुर में सभी दलों ने पाकिस्तान की हरकत की निंदा की। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने दुनिया के देशों से पाकिस्तान के रवैये की निंदा करने की अपील की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के साथ पाकिस्तान में हुई बदसलूकी के मामले में संसद में बयान दिया। विदेश मंत्री के बयान से पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सांसदों से संयमित तरीके से बात रखने की सलाह दी। As the matter is sensitive and the person is still in the other country's jail, so any amount of some sort of this thing from here, will it be useful in our purpose of getting him back? विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव के परिवार के साथ हुई बदसलूकी की जानकारी सदन को दी। उन्होंने कहा कि इस शर्मनाक बर्ताव के लिए पाकिस्तान को लिखित आपत्ति जताई गई है। 22 महीने बाद एक मां की अपने बेटे से और एक पत्नी की अपने पति से होने वाली भाव भरी भेंट को पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया कि मानवता और सद्भाव के नाम पर हुई इस मीटिंग में मानवता भी गायब थी और सद्भाव भी गायब था। इस मीटिंग में तो केवल जाधव के परिवार वालों के मानवाधिकारों का उल्लंघन ही हो रहा था। विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मजबूत तरीके से कुलभूषण जाधव का पक्ष रखेगी और अब हम और ज्यादा अधिक मजबूत तर्कों के आधार पर आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा उन्हें स्थायी राहत दिए जाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कुलभूषण जाधव की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की और पाकिस्तान के बर्ताव की निंदा की। कुलभूषण जाधव की फैमिली के साथ नहीं हुआ, ये भारत के 130 करोड़ के लोगों के माओं और बहनों के साथ हुआ। सभी राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान की इस बदसलूकी की एक सुर में राज्यसभा में निंदा की और पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग की। जो व्यवहार पाकिस्तान के अधिकारियों ने कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के साथ किया, ये सभ्य समाज में अकल्पनीय है। And on behalf of my party, we completely endorse every word in the statement and the spirit of the statement. तो भारत की अस्मिता के प्रतीक हैं, उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो हम हर भारतीय के साथ अपमान है। Manner the Pakistan government dealt on the issue is indeed condemnable, and they cross the limit of a civilized treatment. DMK extends all its support in all the initiatives it takes with regard to this case, sir. We appreciate the government. सभापति एम वेंकैया नायडू ने कुलभूषण जाधव की रिहाई के लिए सरकार से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की बात कही। And we all stand firm with the government
for the safety and security and secure release of Sri Kulbhushan Jadhav. सोमवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में कुलभूषण जाधव की उनकी मां और पत्नी से मुलाकात कराई गई थी, लेकिन इस दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से बदसलूकी की गई। उनके कपड़े बदलवाए गए और मंगलसूत्र तक उतरवा लिया गया। उनकी पत्नी के जूते वापस नहीं किए गए। इसके पीछे पाकिस्तान की ओर से शरारत की आशंका जाहिर की। भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से संदेश दिया है, कुलभूषण जाधव को गलत तरीके से फंसाया गया है। आशा है कि पाकिस्तान इसे सुन रहा है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इसे सुनेगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन DK पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। एक साथ 3 तलाक को अपराध बनाने वाला विधेयक कल लोकसभा से पारित हो गया। इसमें 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने विधेयक को स्थायी समिति में भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए जरूरी बताया। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पेश किया। इसमें एक बार में 3 तलाक को अपराध बनाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी 3 तलाक के करीब 100 मामले सामने आए हैं। चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष की चिंताओं को खारिज किया। हम किसी को वोट के तराजू से नहीं तौलते, इसलिए ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है कि हम इस देश की अक़लियत को खौफ पे रखना चाहते हैं। ये बिल उनके लिए आया है जो MJ अकबर ने कहा, जो अपनी पत्नियों को खौफ के डर में रखते हैं, उनको रोकने के लिए लाया हुआ है। ये हम कहना चाहते हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधेयक को स्थायी समिति में भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया। In the interest of the country, in the interest of the Muslim women, in the interest of unity and integrity of this country, it is better to refer it to standing committee, and we don't want to delay. Even you can fix 15 days. We all are with you in this matter. सिर्फ 4 क्लॉज का कानून है, सिर्फ 4 क्लॉज। अगर इनको कोई सलाह देनी है दे दे, मैं इसका जवाब दूंगा यहाँ पर, अपनी बहस में दे दे, हाउस में दे दे। विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने अपनी बातें रखी। To subsistence allowance that you're giving in section 5, that you're giving to a woman in section 5, the question is that how will she ensure she gets that subsistence allowance and who's going to give it to her? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जिस रफ्तार से दिया जाता है, उस रफ्तार से उसको रोकने की जरूरत थी, और उस रफ्तार से रोकने के लिए यह कानून आया है। क्योंकि तलाक 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 तो समझौता करने की कहां गुंजाइश है। We support the bill. We support this government in bringing this bill, but not the way it is intended to be applied at the ground level. I think this is a high time we should also make some legislation to control birth or more births, not only for Muslims, madam, and everybody, so that we will not have any burden on the country. आज हमारी मुसलमान भगिनी देखती होगी, कल तक मैं अंधेरे में ढूंढ रही थी, आज मुझे इस कानून से आशा का किरण दिख रहा है। वो किरण आपके इस कानून से आ रहा है, ऐसा मैं सोचता हूँ, उसका स्वागत करता हूँ, कभी इंतजार करता हूँ एक दिन एक कॉमन सिविल का कानून लेकर आओ और 370 धारा रद्द करो। Please refer this bill. Even after discussion, the Honorable Minister may take into cognizance that because this is a very important issue, this bill may be referred to the Standing Committee of Law and Justice. तलाक के नाम पे लाखों लोग जो है औरतों को एक खौफ के साए में, खौफ के पर्दे में, खौफ के जाल में जिंदगी भर घेर के रखते हैं। ये बड़ा इशू। इस कठिन कानून का ये जो कठोर सजा की बात कही गई है, इसमें जरूर सुधार करेंगे। इसको मंत्री जी आपको कंसीडर करना चाहिए, पूरे देश की भावनाओं को समझना चाहिए। This is not a law to provide justice to Muslim women, but you are giving a handle to Muslim men to do more injustice and to ensure that your dream of having more Muslim in jail will be realized. This is what you are doing. Please send it to, madam, please send it to a standing committee.
विधेयक में एक बार में 3 तलाक के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है। कानून बनने पर यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश पर लागू होगा। अरविंद सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के संविधान और धर्मनिरपेक्षता पर दिए गए बयान से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने लोकसभा में इस मसले पर माफी भी मांग ली। उधर राज्यसभा में विपक्ष ने फिर से माफी की मांग दोहराई, जिससे कल भोजनावकाश से पहले कार्यवाही में अवरोध पड़ा। लोकसभा की कार्रवाई गुरुवार को शुरू हुई तो कांग्रेस समेत कुछ दूसरे दलों के सदस्यों ने केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के बयान का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि उनका संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और संसद में पूरी निष्ठा है। बात से जो गुमराह करके यहाँ पर पेश कर दिया गया है, मैं कभी ऐसा नहीं कहा था। अगर उसमें चोट पहुंच गया हो तो माननीय सदस्यों के सामने क्षमा मांगने के लिए मुझे कोई एतराज नहीं है। राज्यसभा में लगातार दूसरे दिन ये मुद्दा उठा। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने जानना चाहा कि क्या अनंत कुमार हेगड़े मंत्री परिषद में बने रहेंगे। Would like to know from the minister that he wanted us to wait till tomorrow, till today. Now we would like to know whether he continues to be in the minister and how does he continue as a minister. संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने सदन को बताया कि मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने अपने बयान पर लोकसभा में स्पष्टीकरण दे दिया है। अनंत हेगड़े जिस सदन के मंत्री हैं, जिस सदन में मंत्री हैं, मेंबर हैं, इसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है उनकी बाबा साहब अम्बेडकर के अंदर पूरी निष्ठा और सम्मान है। मैं समझता हूं इसके बाद कुछ मामला रह जाता है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से सदन चलाने की अपील की। The statement purported to be made was made by a minister has appeared in the news. Number one, he has not made a statement inside the house. Number one. Number two, whatever it is, as members of the parliament and also others have taken serious note of the same, I have told the Parliament Affairs Minister to explain to the House what is the stand of the government. The Parliament Affairs Minister yesterday rightly stood up and said the government do not subscribe to the view expressed by that member. हालांकि कांग्रेस सदस्यों का अवरोध जारी रहा। सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे और फिर भोजनावकाश तक स्थगित करनी पड़ी। कृति मिश्रा के साथ रविंद्र शोराण, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में कल राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2017 को मंजूरी मिल गई। विधेयक में दिल्ली में अतिक्रमण और अनाधिकृत निर्माण के संबंध में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षा को 31 दिसंबर 2020 तक जारी रखने का प्रस्ताव है। इस विधेयक को लोकसभा से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। इस विधेयक पर कल राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस विषय पर काफी कुछ किया जा रहा है। बहस में शामिल सभी सदस्यों ने अनाधिकृत कॉलोनी के लिए एक ठोस नीति बनाने की बात कही। Government of the National Capital Territory of Delhi, the Delhi government has given an affidavit, Mr. Deputy Chairman, sir, before the High Court to say that it requires 2 more years to complete the exercise which it had embarked upon. Now, if the Delhi government cannot complete the work for 2 years, we are left with no option but to seek this 3-year extension. अगर ये कॉलोनीज उस पर रेगुलाइज हो जाती और ये बेसिक कम्युनिटीज प्रोवाइड करने के लिए जगह डिमार्केट कर ली जाती तो आज इसकी जरूरत एक्सटेंशन की नहीं पड़ती। पर मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के बारे में आज हम सबको सोचना पड़ेगा। दिल्ली एक विस्फोट के ऊपर बैठी हुई है और दिल्ली के अंदर क्या है कि दिल्ली की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई है, दिल्ली में किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह गई है और दिल्ली के अंदर कोई प्लानिंग नाम की चीज नहीं है। तीनों एनडीएमसी आपकी है, एमसीडी तीनों आपकी है। एमसीडी जिसको पूरा ही अधिकार है वो एमसीडी क्यों नहीं कार्रवाई करती? आप दिल्ली सरकार पर तब आरोप लगाइए जब दिल्ली सरकार को कोई पावर हो। कोई पावर नहीं दिल्ली सरकार को। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने कल राज्यसभा में कांग्रेस के एक लोकसभा सांसद के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का नोटिस दिया। इसमें राज्यसभा के नेता अरुण जेटली की अवमानना का आरोप है। अब सभापति एम वेंकैया नायडू इस नोटिस की पड़ताल करेंगे।
बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने नियम 187 के तहत विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा से कांग्रेस के एक सांसद ने ट्वीट में जानबूझकर नेता सदन अरुण जेटली के नाम को गलत तरीके से लिखा कि उनके द्वारा अपने ट्विटर पर जिस प्रकार से सदन के नेता के नाम को ट्विस्ट किया गया है वो प्रिविलेज की कैटेगरी में आता है। सर 187 में पहले भी ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं। सभापति एम वेंकैया नायडू ने स्पष्ट किया कि कोई भी सदस्य उस शख्स का नाम नहीं ले जो आरोपों का जवाब देने के लिए इस सदन में मौजूद नहीं है। No member should take the name of person who is not present in the house, who cannot defend himself in the house against a charge or an allegation or an issue raised against him. That is the rule position, very clear. Bhupendra ji, you should also know it. अब सभापति विशेषाधिकार हनन के नोटिस की समीक्षा कर इसे स्वीकार करने या खारिज करने का फैसला करेंगे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। दिल्ली से राज्यसभा की 3 और सिक्किम की 1 सीट के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पहले से खाली 1 सीट पर हुए उपचुनाव भी कराया जाएगा। नामांकन की आखिरी तारीख 5 जनवरी है। अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी और 8 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 16 जनवरी को मतदान और उसी दिन मतगणना होगी। दिल्ली की 3 सीटों पर कांग्रेस के जनार्दन द्विवेदी, डॉक्टर कर्ण सिंह और परवेज हाशमी का कार्यकाल अगले महीने 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है, जबकि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के राज्यसभा सदस्य हेशे लांगचुकपा का कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा होगा। वहीं उत्तर प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सदस्य मनोहर पर्रिकर की ओर से इस साल 2 सितंबर को इस्तीफा देने के कारण खाली हुई सीट पर उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने राजस्थान की 2 और पश्चिम बंगाल की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है। ये सीट मौजूदा सदस्यों के निधन की वजह से खाली हुई है। राजस्थान की अलवर और अजमेर सीट के अलावा पश्चिम बंगाल की उलुबेरिया सीट पर उपचुनाव के लिए 3 जनवरी को अधिसूचना जारी की जाएगी। 29 जनवरी को मतदान होगा। ये सीटें मौजूदा लोकसभा सदस्य महंत चांदनाथ, सावरलाल जाट और सुल्तान अहमद के निधन के बाद खाली हुई हैं। चुनाव आयोग ने राजस्थान के मंडलगढ़ और पश्चिम बंगाल के नावपाड़ा विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव कराने की घोषणा की है। मतदान 1 फरवरी को होगा। माफ कीजिएगा, मतगणना 1 फरवरी को होगी। गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कर दिया है। गुरुवार रात हुई कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की गई। मुख्यमंत्री ने प्रशासन, गृह, योजना, बंदरगाह और खदान समेत कई अन्य विभाग अपने पास रखे हैं। इसके अलावा विजय रूपाणी शहरी विकास, पेट्रोलियम, पर्यावरण जैसे विभागों का काम भी देखेंगे। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को सड़क और भवन, स्वास्थ्य और परिवार, नर्मदा, कल्पसार, चिकित्सा और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वित्त विभाग और ऊर्जा विभाग सौरभ पटेल को दिया गया है। वरिष्ठ मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा शिक्षा, विधि और न्याय, संसदीय और विधायी मामलों के विभाग संभालेंगे। पहली बार मंत्री बने आरसी फाल्दू को कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन और परिवहन विभाग दिए गए हैं। गणपत वसावा को जनजातीय मामले, पर्यटन, फॉरेस्ट, महिला एवं बाल विकास विभाग दिए गए हैं। विजय रूपाणी ने पिछले मंगलवार को दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। साथ ही नितिन पटेल भी दूसरी बार राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी किताब का विमोचन किया। युग पुरुष भारत रत्न अटल जी किताब को सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखा है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अटल बिहारी वाजपेयी को देश की एक महान हस्ती बताया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में देश ने हर क्षेत्र में विकास किया और वो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस बीच में जो देश में हो रहा है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी भी अपना विचारधारा छोड़ा नहीं और जो भी बोलना चाहते प्यार से बोलते थे। उनका प्रत्येकता वही है और जो अप्रिय है दूसरे लोगों के लिए वो भी बहुत प्रिय से बोलते थे वाजपेयी जी। इसलिए लोग उनको राजनीति में अजात शत्रु मानते थे और पार्लियामेंट में जब उनका प्रसंग होते थे सब लोग आके बैठते थे। और अब बात करते हैं सिने जगत की खास शख्सियत की। हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की आज जयंती है।
राजेश खन्ना एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपने अभिनय से जनता का ही नहीं बल्कि आलोचकों का भी दिल जीता। आइए याद करते हैं राजेश खन्ना को। जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से। राजेश खन्ना के सदाबहार स्टाइल और अंदाज के पीछे एक मंझा कलाकार छिपा था। बाबू मोशाय, आज तक किसी ने अपनी मौत नहीं देखी, लेकिन मैं वो अभागा हूँ जो हर रोज, हर पल, हर लम्हा अपनी मौत देख रहा है। फिल्म नौकर, इत्तेफाक, अमर प्रेम और आनंद जैसी फिल्मों में उन्होंने लीड से हटकर रोल किए। तुम्हारा तो कोई नहीं। काका की कामयाबी का दौर 1969 से 1971 के बीच रहा। ये हुई ना मर्द वाली बात। बाबू साहब, हमारी मुश्किल मालूम क्या है? हम आने वाले गम को खींच तान कर आज की खुशी पे ले आते हैं। उनकी एक के बाद एक 15 सुपरहिट फिल्में आई। अपने दौर की फिल्मों में उन्होंने कई तरह के किरदार निभाए, कहीं दिल फेंक आशिक, कहीं माँ बाप की इकलौती आस, कहीं जेल से भागा कैदी। ये लो, फिर तुम्हारी आंखों में पानी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट मेरे। हालांकि 80 का दशक आते आते सिनेमा का बुरा दौर शुरू हुआ तो राजेश खन्ना का सूरज भी ढलने सा लगा। लेकिन इस दौरान भी उन्होंने अवतार, आज का एमएलए राम अवतार और सौतन जैसी हिट फिल्में दी। 90 के दशक में राजेश खन्ना ने राजनीति में कदम रखा और 1992 में लोकसभा में पहुंचे। राजेश खन्ना ने उस दौर में युवाओं को एक अलग स्टाइल दी और उनकी फिल्म आनंद में वो दर्शकों को जिंदगी का फलसफा दे गए। कैसी है पहेली हाय। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। और अब आखिर में हेडलाइंस। मुंबई के लोअर परेल इलाके की 4 मंजिला इमारत में आग लगने से 15 लोगों की मौत, कई झुलसे। हादसे की वजहों का पता नहीं। रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। राष्ट्रहित के मुद्दों पर उपराष्ट्रपति की सभी सांसदों से एकजुटता की अपील। कुलभूषण जाधव के मसले पर दोनों सदनों की एक राय का दिया हवाला। 2018 के लोकसभा कैलेंडर जारी होने के मौके पर स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत कई सांसद हुए शामिल। एक साथ 3 तलाक को अपराध बनाने वाला ऐतिहासिक विधेयक लोकसभा से बिना संशोधन के पारित। कानून मंत्री ने कहा, महिलाओं को खौफ से मिलेगी मुक्ति। राजनीतिक फायदे के आरोप खारिज। राज्यसभा से दिल्ली विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक मंजूर। अतिक्रमण और अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ 3 साल तक कार्रवाई से मिलेगी सुरक्षा। लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है बिल। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान। 29 जनवरी को होगा मतदान। से राज्यसभा की 3 और सिक्किम से 1 सीट के लिए अधिसूचना आज। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं विशेष। नमस्कार।